नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 दिसंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप अपने थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ये टॉपिक जो है इसमें कई सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि इसका संदर्भ क्यों आया है। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है कि राजस्थान में एक सेंचुरी है जिसका नाम है ताल छापर। अब ये आपको कहां मिलेगा? ये राजस्थान के चुरू जिले में आपको देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हुआ, इसके आसपास कुछ निर्माण कार्य होने लग गया, जैसे कि पत्थरों की कटाई, पत्थरों का जो उत्खनन होता है, ये सब। उस केस में जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, इसने स्वतः ही संज्ञान ले लिया। जैसा कि आप यहां पे वर्ड देख पा रहे हो, सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस निर्माण कार्य को तुरंत रोक देने के आदेश दे दिए। अब हमारे लिए देखिए, सुओ मोटो भी इंपॉर्टेंट हो गया। ताल छापर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह भी इंपॉर्टेंट हो गई। इसी के साथ साथ ताल छापर में यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये फेमस किस चीज के लिए है? ब्लैक बक के लिए। तो अब ब्लैक बक जो यहां पर प्राणी है, ये भी न्यूज में आ गया। तो हम सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखिए, स्वतः संज्ञान क्या होता है। कोई भी न्यायपालिका होती है हमारी, ठीक है, किसी भी स्तर पे, या इसका अगर ब्रॉड डेफिनेशन में आपको बताऊं तो सरकारी एजेंसी, न्यायालय या कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण जो होते हैं, वो अपने स्वयं के द्वारा कोई भी कार्यवाही करने का जो अधिकार है वो रखते हैं। अब जैसे यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है, तो ये हाईकोर्ट ने क्या करा कि खुद ही बोल दिया इसके पास। अब ये खुद कैसे बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है, मीडिया के माध्यम से, जैसे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसी खबरें सामने आ रही थी। जो सेंचुरी है, उसका जो इको सेंसिटिव जोन है, उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है। तब यहां पर जाके राजस्थान हाईकोर्ट ने इस निर्माण कार्य को तत्कालीन बंद करने का आदेश दे दिया। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इको सेंसिटिव जोन के बारे में। देखिए, इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है। जितने भी हमारे नेशनल पार्क होते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान, या जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, उनके आसपास का जो भी एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक नेशनल पार्क है, तो इसके चारों तरफ एक परिधि में 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, उस एरिया में जिस तरीके की खनन की एक्टिविटी होती है, अब ये खनन किसी भी प्रकार का, कोई भी माइनिंग हो रही है, सैंड माइनिंग हो रही है, पत्थरों का उत्खनन हो रहा है, ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बट यहां पर क्या हुआ कि पत्थरों का जो उत्खनन है वो स्टार्ट कर दिया, तो इस चीज को राजस्थान हाईकोर्ट ने तुरंत बंद करने के आदेश दे दिए। ये जो सेंचुरी है, इसमें देखिए 4000 के आसपास जो ब्लैक बक है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा 40 विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज है रैप्टर्स की, वो भी यहां पर मिलती हैं, और 300 से ज्यादा यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जिनका आना जाना इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगा रहता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं यहां पर जिस ब्लैक बक के बारे में चर्चा हो रही है, तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे सबसे अगर तेज दौड़ने वाले प्राणी की बात करें तो वो चीते को बोलते हैं। अगर सेकंड नंबर पे प्राणी की बात करेंगे ना, तो वो ब्लैक बक है, जिसको काला हिरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत और नेपाल में ये मूल रूप से निवास करता है। इसको देखो इंडियन एंटेलोप के नाम से भी जानते हैं, तो इस पर भी यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है कि इंडियन एंटेलोप किसे कहते हैं, तो वो ब्लैक बक को कहते हैं। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एंटीलोप सर्विकापरा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इनका ये स्टेट एनिमल है, ठीक है। अब अगर यहां पर देखिए, ये चीजें हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो इनके कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का इसके शेड्यूल 1 में आता है। इसका मतलब कि इसको हाई प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल 1 में वही जीव जंतु, पेड़ पौधे रखे जाते हैं जिनको सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता होती है। आईयूसीएन की बात करेंगे तो उसमें लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है। साइट्स की बात करेंगे तो उसमें थर्ड अपेंडिक्स में आता है। अपेंडिक्स थर्ड में जो चीजें साइट्स के रखी जाती हैं, उसका सीधा सा मतलब होता है कि एक देश के अंदर भी अगर किसी भी जानवर की प्रजाति को हाईली प्रोटेक्शन दिया गया है, तो वो दूसरे देशों से भी आग्रह कर सकता है इस चीज का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि काले हिरण को ना गुड लक का सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह, जैसे राजस्थान की बात करते हैं, तो बहुत जगह ऐसी मान्यता होती है कि जो काले हिरण की त्वचा होती है और जो इसके सींग होते हैं, इसको पवित्र अंग के रूप में माना जाता है। अगर इनके खतरे की बात करें तो पहली चीज, इनके आवास
पे बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये जो रहते हैं ना, ये घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। अब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो घास के मैदान जो है वो नष्ट होते जाते हैं, तो इनके आवास पे सबसे बड़ा खतरा आ जाता है। दूसरा खतरा शिकार का आ जाता है यहां पर। और तीसरा आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनसे भी इनकी संख्या को फर्क पड़ जाता है। एक इसके बारे में बहुत खास बात कही जाती है ना, दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है ये, रात में इतना एक्टिव नहीं रहता। इसी वजह से इसको बोलते हैं दैनंदिनी मृग। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, काले हिरण से संबंधित उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं, ये कमेंट करके बताइए। उड़ीसा में ब्लैक बक का एक नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अभी कुछ 1-2 वर्ष पहले यह भी रिपोर्ट आई थी कि उड़ीसा के अंदर ना एक सर्वे कराया गया था, तो काले हिरण की जो संख्या है उसमें वृद्धि देखी गई थी, तो यह भी एक पॉजिटिव न्यूज थी। अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो आपको पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं। यहां पर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करते हैं और शासन व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या, केरला हाईकोर्ट में ना एक पिटीशन फाइल हुई। उस पिटीशन में यह बोला गया कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इस ब्रेस्ट कैंसर की एक दवा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपके प्रीलिम्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दवा का नाम है राइबोसिक्लिब, बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इतना अभी ध्यान रखिए कि ये भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि राइबोसिक्लिब जो दवाई है वो किस चीज के लिए यूज करी जाती है, तो ब्रेस्ट कैंसर का ये ड्रग है। तो केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर की दवाई है राइबोसिक्लिब, इसको ना कंपलसरी लाइसेंस मिल जाना चाहिए। ये एक इमरजेंसी ड्रग्स के लिए इसको कंसिडर करना चाहिए भारत सरकार को। तो ये तो इसका संदर्भ हो गया। तो यहां पर जो पिटीशन करता है ना, वो सीधा कहना चाहता है कि भाई देखो ऐसा होता क्या है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल, एक केस स्टडी भी है, सरोजा राधाकृष्णन, ठीक है, इनको डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर। उस कैंसर का नाम है ल्यूमिनल ए। अब यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कि पूछ सकते हैं कि ल्यूमिनल ए क्या है। तो याद रखिएगा ये एक टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। इनके हस्बैंड की ना जो सैलरी है, जो वेतन है, वो तो है 74,000 पर मंथ, परंतु राइबोसिक्लिब की जो कॉस्ट है वो है 58,000। अब सोच के देखिए, अगर 74,000 रुपए कमाने वाला इंसान अगर 58,000 रुपए केवल इस दवाई पे खर्च कर देगा, तो बाकी के खर्चे वो कैसे मैनेज करेगा। तो यहां पर पिटीशनकर्ता ने बोला कि भाई आप ना इतनी महंगी दवाई जो 60,000 लगभग 60,000 की दवाई है, उसको आप कंपलसरी लाइसेंस दे दो। अब पिटीशनकर्ता ने भारत सरकार के अगेंस्ट में पिटीशन दायर करी थी। तो यहां पर भारत सरकार ने इसके रिस्पांस में केरला हाईकोर्ट को यह बोला, देखिए लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सेज ब्रेस्ट कैंसर नॉट अ मैटर ऑफ नेशनल और एक्सट्रीम अर्जेंसी। यानी कि यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ना ही इतना कोई गंभीर मुद्दा है जिस पर हम इस दवाई को कंपलसरी लाइसेंस दें। अब देखिए यहां पर एक रिपोर्ट है आईसीएमआर की, उसको जरा देखते हुए चलते हैं। यहां पर ऐसा बोला गया कि 1 लाख वुमेन की अगर काउंटिंग करी जाती है तो उसमें से 100 वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बीमारी से ग्रसित होती हैं। अब जरा एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं, इमरजेंसी ड्रग्स क्या है, कंपलसरी लाइसेंस क्या है, राइबोसिक्लिब के बारे में भी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनिवार्य लाइसेंस, जिसको कंपलसरी लाइसेंसिंग कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो कोई भी दवाई जो होती है ना, वो गवर्नमेंट कब उसके लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग रखती है, उसकी 3 शर्तें होती हैं। परंतु गवर्नमेंट को यह अधिकार कहां से मिलता है, तो वो मिलता है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 का सेक्शन है 92। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य उत्तर परीक्षा में आप लिखेंगे। अब देखो कोई भी दवाई है, मान लो एक्स दवाई है, ठीक है, उसको किसी व्यक्ति ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है इस दवाई का जो पेटेंट है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो किसके पास रहेगा, इसी व्यक्ति के पास। अब ये व्यक्ति इसी दवाई का मूल्य वगैरह निर्धारित करेगा। ये दवाई कोई भी दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। जिसको भी बनाना होगा पहले इससे परमिशन लेगी, इससे लाइसेंस लेगी, फिर ये दवाई दूसरी कंपनी बना सकती है। अब चूंकि ये दवाई की कीमत मान लीजिए 60,000 रुपए है, अब एक ही कंपनी अगर दवाई बनाएगी तो उसकी कीमत ज्यादा महंगी होगी। अगर यही सेम दवाइयां 10 अलग अलग कंपनीज बनाएंगी तो यहां पर प्रतिस्पर्धा होगी मार्केट के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसका जो दाम होगा वो क्या होगा, कम होगा। परंतु इसमें इस व्यक्ति को नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि
ये तो इसके दिमाग की उपज थी ना, ये तो इसका ब्रेन चाइल्ड था, तो ये इसका फॉर्मूला ऐसे कैसे किसी दूसरी कंपनी को दे देगा। परंतु यहां पर सरकार को यह अधिकार दिया गया है। सरकार कब ऐसा कर सकती है, अनिवार्य लाइसेंसिंग कब कर सकती है, जब वो ये देखे कि मान लीजिए कोई रोग है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को हो चुका है, परंतु जो दवाई है उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, यानी कि जो जनता की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में जो उत्पाद है वो क्या हो रहा है, असमर्थ हो रहा है। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सरकार क्या कर देगी, अनिवार्य लाइसेंसिंग कर देगी। जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, अब यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, परंतु क्या है, अब मान लीजिए 60,000 की दवाई हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, ठीक है, तो उस केस में भी सरकार ये कर सकती है। प्लस मान लीजिए उत्पाद का उपयोग भारत में नहीं किया जा रहा, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कोई दवाई है, जैसे मॉडर्ना का एग्जांपल ले लें, तो ये कोविड की वैक्सीन जो है वो इंडिया में यूज नहीं हो रही थी, परंतु इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है कि अब अगर इसको यूज करके भारत के अंदर कोविड पे कंट्रोल पाया जा सकता है, तो भारत सरकार ऐसा बोल सकती है कि अब अनिवार्य कर देगी लाइसेंसिंग। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग का सीधा सा मतलब हो जाता है कि भाई जो ये व्यक्ति था जिसने ये दवाई बनाई थी, उससे उसकी बिना सहमति के या उससे बिना पूछे सरकार क्या करेगी, और भी ज्यादा लाइसेंस जारी कर देगी दूसरी कंपनीज को कि आप लोग भी ये दवाई बना सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अनिवार्य लाइसेंसिंग। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा, दवाई की जो क्वांटिटी है मार्केट में वो इतनी ज्यादा मात्रा में आ जाएगी कि सभी की आवश्यकताओं को पूरी कर देगी। दूसरा, उसका जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। परंतु यहां पर भारत सरकार ने राइबोसिक्लिब के केस में यह करने से मना कर दिया। उसने ये बोला कि यह कोई नेशनल अर्जेंसी का मैटर नहीं है, जैसा कि आंकड़े यहां पर बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे WHO के आंकड़ों को, तो यहां पर 23 लाख जो महिलाएं हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर जो है पाया गया है, और उसमें से 6,85,000 महिलाओं की यहां पर मृत्यु हो गई है। इसी के साथ साथ यहां पर ICMR ने यह भी डेटा बताया कि 2030 तक 2.5 लाख महिलाएं ऐसी भारत के अंदर होंगी जिनको ब्रेस्ट कैंसर होगा। अब यह भी ध्यान रखिएगा कि जो, जैसे मैंने आपको बताया कि राइबोसिक्लिब के बारे में, तो ये टेक्सास यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पर इसके ऊपर शोध हुआ था, इस दवाई के ऊपर। उम्र थी 40 से 50 वर्ष। जैसा आपको पता होना चाहिए, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो 30 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं होती हैं, और ये मान के चलिए कि 50 वर्ष तक की महिलाओं में इस कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर 40 से 50 वर्ष की जो महिलाएं थी जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर था, तो उस पे इस दवाई का प्रयोग करा गया, और यह पाया गया कि इस दवाई ने अपना असर दिखाया। इस वजह से जो राइबोसिक्लिब दवाई थी ना, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अगला आर्टिकल आपको प्रेस संख्या 1 पर मिलेगा। इसको आप अपने थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, बेसिकली यहां पर क्या है, हमको पता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जिस टाइप की हिंसात्मक गतिविधियां कुछ समूह करते हैं, तो वो हमेशा से न्यूज में रहती हैं, और यूपीएससी की दृष्टि से जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात करी जा रही है उल्फा संगठन के बारे में। उल्फा का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंट। यहां पर जो आई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। तो यहां पर देखिए, एक केस स्टडी से ये द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज है। ऋतुराज मोरान, जिनकी उम्र 18 वर्ष थी, तब उन्होंने इस संगठन को ज्वाइन करा था। ये अब छूट के जब बाहर आए हैं ना, तो इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का जो यूज है वो उल्फा के अंतर होता है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उल्फा के बारे में यहां पर जान लेते हैं कि यह संगठन का निर्माण कैसे हुआ, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, वर्ष था 1979 का, ठीक है। तो यहां पर असम के अंदर ना, आपको पता है कि बांग्लादेश वगैरह से बहुत ज्यादा घुसपैठ होती थी, तो जो लोग थे वो असम में, अब उनको शरणार्थी कह लीजिए या घुसपैठिए कह लीजिए, वो जाके असम में अपना घर बनाने लगे, वहां पे रहने लगे। तो लोकल के लोगों से ना उनकी काफी ज्यादा झड़पें होती थी कि आप यहां पर रहते हो, हमारी जमीन पे कब्जा करते हो, हमारा जो व्यापार है उसको नहीं चलने देते हो। तो उनसे एक विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। तो असम में एक जगह थी शिव सागर के नाम से, ठीक है। तो शिव सागर के अंदर परेश बरुआ, ये नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परेश बरुआ के नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण करा गया। 6 युवा, ऐसा बोला जाता है, आपस में इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसी को इन्होंने उल्फा का नाम दिया। अब बेसिकली इनका जो लक्ष्य था वो 2 थे। पहला लक्ष्य, जो भी ये घुसपैठ होती है ना, बांग्लादेश से आके जो लोग यहां पर रहने लग जाते हैं और जमीनों पर कब्जा करते हैं, तो इनके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। दूसरा, इनको ऐसा लगता था, इनका ये मानना था कि जो भारत है वो क्या करता है ना, असम के जो चाय बागान होते हैं, ठीक है, या फिर असम के अंदर जो प्राकृतिक खनिज संसाधन है, असम के जो वन है, इनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करता है, और इनके उपयोग
करने के बाद असम के जो लोग हैं उनके हितों की जो रक्षा करनी होती है ना, या उनके इंटरेस्ट के लिए कोई काम भारत सरकार नहीं करती है, केवल वो इन सब चीजों का दोहन करती है असम के अंदर। इस वजह से वो भारत को क्या बोलते थे कि वो बोलते थे कि भारत ना एक टाइप का उपनिवेशवादी विचारधारा वाला है, तो वो असम को ना अपना उपनिवेश समझता है। इसको बेसिकली उनको रोकना था। तो वो लोग ये कहते थे कि हमें क्या करना है, जो असम है उसको इस उपनिवेशवादी सरकार से छुड़ाना है, प्लस असम को एक नया संप्रभु समाजवादी, शब्दों पर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, संप्रभु समाजवादी असम राज्य का निर्माण करना है। यानी कि एक तरीके से हम बोलूं, असम को वो भारत से पृथक करना चाहते थे और अपना एक अलग राज्य की मांग करते थे। तो संप्रभु का मतलब ही यहां पर हो जाता है कि भाई आप, यानी कि भारत सरकार इनके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है ये। तो इस तरीके के इनके दो लक्ष्य थे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, पहला लक्ष्य था कि जो भी घुसपैठ यहां पर होती है उसके विरोध में, और दूसरा लक्ष्य था कि भारत सरकार जो है उससे ये अलग होने की डिमांड करते थे। अब इनके जो तरीके थे ना वो बड़े हिंसात्मक थे। ये क्या करते थे, ये जो चाय के बागान के मालिक होते थे, कभी कभी इनको क्या करना है, इनको अरेस्ट कर लिया और इनसे क्या करते थे, फिरौती की मांग करते थे, ठीक है, इनसे पैसे की डिमांड करते थे, या फिर अगर इनकी डिमांड नहीं पूरी होती थी तो यहां पर ये लोग हत्या भी कर देते थे। और ये जो इनसे पैसे इनको मिलते थे ना, इनसे इन्होंने खरीदे थे हथियार। अब इन हथियारों से इनका जो ये उल्फा ग्रुप था ना, ये एक तरीके का यहां पर भारत सरकार ने इसको बैन करना स्टार्ट करा 1990 के अराउंड। दूसरा, इनको अब यहां पर जो नवयुवक होते थे असम के, इनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया। अब इनको भी अपने ग्रुप में इन्होंने यहां से जोड़ा। जोड़ने के बाद ये क्या होता था, इनकी ट्रेनिंग करते थे, और ट्रेनिंग इंडिया में ना होकर कहां होती थी, म्यांमार देश के अंदर। अब आपको पता होगा कि 1990 जब आया था ना, तब यहां पर असम के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, क्योंकि इनकी इस टाइप की जो हिंसात्मक गतिविधियां थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब आर्मी ने इनके अगेंस्ट में अभियान भी चलाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। दो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है ऑपरेशन बजरंग, और एक ऑपरेशन है ऑपरेशन राइनो। ये दोनों ही ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किसके अगेंस्ट में चलाए थे, उल्फा के अगेंस्ट में। तो जब भारत सरकार इतना ज्यादा एक्टिव हो गई थी ना, तब इन लोगों ने क्या करा कि असम से छोड़कर और ये दूसरे देशों में जाकर इन्होंने शरण ली। जैसे भूटान की बात करें, म्यांमार की बात करें, यहां तक कि चाइना के अंदर भी इन्होंने अपने शिविर बनाए थे। भूटान जो देश है, इसने तो खैर अपनी सेना की मदद से इनको यहां से भी भगा दिया था, परंतु म्यांमार के अंदर और चाइना के अंदर ये शिविर अभी भी यहां पर एक्टिवेट रखे इन्होंने। और अब ये क्या करते थे, असम के अंदर ना जो भी हिंसात्मक गतिविधियां होती थी उसको इन दोनों सेंटर से बैठकर कंट्रोल करते थे। जैसे जैसे देखिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई ना, वैसे वैसे इन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। अब ये क्या करने लगे, जो सोशल नेटवर्किंग होती है उसका सहायता लेने लगे अपने ग्रुप को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये लोग क्या करते, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो यहां पर ये लोग क्या करते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जैसे फेसबुक वगैरह का यूज करते थे, और वहां पर लोगों को, जो भी युवा होते थे उनको रिक्रूट करते थे अपने संगठन के अंदर। अब देखो ये यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो देखो हर व्यक्ति के पास आज की डेट में मोबाइल है, तो मोबाइल से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहता है, तो वहां से इसको कांटेक्ट करना व्यक्ति को, ये सारा काम होता था। परंतु जैसे ही व्यक्ति उल्फा को ज्वाइन करता था ना, उसके बाद उसका मोबाइल फोन वगैरह ये सब छीन लिया जाता था, उसको पूरी तरीके से सोशल नेटवर्किंग से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। केवल पुरुष की बात नहीं हो रही है यहां पर, जो महिलाएं हैं उनको भी उल्फा के अंदर रिक्रूट करा जाता था। यही खुलासा ये जो व्यक्ति है ऋतुराज मोहन, इन्होंने यहां पर करा है। अब अगर आज की डेट की बात करें तो यहां पर इस आर्टिकल में यह भी निकला हुआ है कि आज की डेट में जो उल्फा है ना, उसमें बहुत ज्यादा कमी हो गई है। ये जो ट्रेनिंग का, सोशल मीडिया का जिस तरीके से इन्होंने इससे एक्टिवेट करना स्टार्ट करा था, तो सरकार ने यहां पर जो असम की पुलिस थी उसने भी इन चीज को कंट्रोल करा। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 11 पर मिलेगा, और इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस की बात करेंगे। देखिए ये आजकल न्यूज आपने सुनी होगी, दिल्ली एयरपोर्ट जो है हमारा, ठीक है, इसके अंदर एक टर्मिनल है, टर्मिनल 3। इतनी ज्यादा भीड़ देखी गई है
जो भीड़ आज तक इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यहां पर अब ये जो भीड़ थी ना, ये बेसिकली भीड़ ने वहां पर एक ऐसा संकट पैदा कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए कि लोगों को 2-2 3-3 घंटे वेट करना पड़ रहा है। तो अब चूंकि एयरपोर्ट के अंदर, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके अंदर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ये चीज न्यूज में आ गई। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कारण जानते हैं, ये हमारी मेंस उत्तर परीक्षा में या फिर निबंध लेखन में बहुत हेल्प करेगा। यहां पर बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि मेन कारण क्या रहा इस संकट का, ऐसा हुआ क्यों। यहां पर लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि जो यहां पर एंट्री गेट्स होते हैं, अब देखिए कभी भी एयरपोर्ट में आप जाते हैं, सबसे पहले आपको एंट्री गेट से निकलना होता है, जहां पर आपका बोर्डिंग पास वगैरह है वो देखा जाता है। तो यहां पर जो चेक इन काउंटर्स होते हैं और जो सिक्योरिटी लेन्स होती हैं, जैसे कभी भी आप जाते हैं तो जैसे आप देख रहे हो ये सामान जो सारा होता है, ये सारी चीजें, इवन हमारे पास जो पर्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो बेल्ट्स होती हैं, वो सब हमको उतार के यहाँ पर एक ऐसा टोकरी टाइप की होती है, उसमें सारी चीजें रखनी होती हैं और फिर वो एक एक्सरे मशीन के थ्रू जाता है। तो इसके लिए भी लाइन होती है। तो ये जो लेन्स होते हैं ना, इनकी यहां पर कमी देखी गई, प्लस ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं, इनकी यहां पर कमी देखी गई। सबसे बड़ा रीजन निकला कि यहां पर ना दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। अब मैं बताता हूं कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस आर्टिकल में आए हैं। सबसे पहले यहां बताया गया कि जो एक्सरे मशीन होती है ना, ये बहुत कम लगी हैं एयरपोर्ट पे। जिस तरीके से डोमेस्टिक पैसेंजर्स यहां पर आ गए ना, डोमेस्टिक और जो भी फॉरेन पैसेंजर्स थे, तो उनके हिसाब से, उनके रेशियो के हिसाब से यहां पर एक्सरे मशीन कम पड़ गई। अब जितनी मशीन कम होगी, उतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो सिक्योरिटी लाइंस हैं वो लगना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनकी यहां पर कमी देखी गई। अब मेटल डिटेक्टर के अंदर आपको एंट्री करनी होती है, जिससे पता लगता है कि आपके पास जो भी लोहे वगैरह का, जो भी मेटल का जो भी सामान होता है, तो इनकी कमी है। जब इनकी कमी होगी तो जाहिर सी बात है लाइन पीछे लंबी लगना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर इनकी अथॉरिटी से जब प्रश्न पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अभी तक जो सिक्योरिटी लेन्स थे ना, वो थे 13, यानी कि जहां पर आप ये सब सामान लेके अपना लाइन में खड़े होते हो एक्सरे मशीन के लिए, ठीक है। अब इस 13 लेन्स को ना बढ़ा के ये लोग क्या कर रहे हैं, 20 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया था? क्योंकि इनका ये मानना था कि टोटल जैसे 15 फ्लाइट अगर आ जाती हैं, तो 15 फ्लाइट के अंदर जितने पैसेंजर्स होते हैं, तो वो इन 13 सिक्योरिटी लेन्स में आराम से कवर हो जाते हैं। परंतु यहां पर क्या हुआ, 15 से बढ़ के फ्लाइट्स की संख्या हो गई 21। भाई ज्यादा फ्लाइट्स यहां पर आने लग गई, तो 21 फ्लाइट्स आएंगी तो पैसेंजर बढ़ जाएंगे, तो आपको सिक्योरिटी लेन तो बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। दूसरा, अब देखिए जब सिक्योरिटी लेन बढ़ती है तो वहां पर आपको सिक्योरिटी के लिए जो सीआईएसएफ के मेंबर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर एक मेजर पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो सीआईएसएफ के यहां पर सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनको भी यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लेन्स आप इंक्रीज कर रहे हो। अच्छा, यहां पर एक संस्था का जिक्र हुआ है जिसका नाम है डायल। डायल का मतलब होता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये क्या करती है, ये इस एयरपोर्ट, इसको ना दिल्ली एयरपोर्ट के कुछ फंक्शंस दिए गए थे 2006 के अंदर में कि भाई आप दिल्ली एयरपोर्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। डायल ने ना अपने कुछ नियम बनाए थे, जैसे कि इन्होंने बोला था कि जो भी वेटिंग टाइम होता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस क्लास में सफर करता है तो उसका वेटिंग टाइम इन्होंने निर्धारित करा था 5 मिनट, और कोई व्यक्ति अगर इकोनॉमी क्लास का है तो उसका वेटिंग टाइम था 20 मिनट का। यानी कि ये वो टाइम है जिसमें उसका चेक इन वगैरह, ये जो भी एक्सरे वगैरह की चेकिंग होती है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब जब भी आपका जो प्लेन है वो कहीं पे लैंड करता है, आप उससे उतरते हैं, तो आपको अपना जो लगेज होता है वो लेना होता है। तो उसके लिए जो लगेज की बेल्ट होती है, आप उस बेल्ट के पास आते हो, यानी कि आप विमान से उतर आते हैं, फिर आपका सामान उतरता है। तो इसका भी जो टाइम था वो मैक्सिमम था 10 मिनट, यानी कि आपको अपना सामान लेने के लिए 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा, उसके अंदर ही आपको सामान मिल जाएगा। इसमें भी देखा गया कि ये सब जो टाइम थे ना वो भी बढ़े हुए पाए गए। तो घूम फिर के बात वही आती है कि हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले यहां पर क्या चाहिए था, एक्सरे का जो मशीन है वो चाहिए, जो मेटल्स चेक करने के लिए गेट्स है वो चाहिए, जो सीआईएसएफ के पर्सनल्स हैं इनको वो भी चाहिए, सिक्योरिटी जो लेन्स हैं वो बढ़ा के ये 20 कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो ये लगेज की बेल्ट्स होती हैं ये भी इंक्रीज करी जाएंगी। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, तब जाके दिल्ली एयरपोर्ट पर ये जो भीड़ है इसको यहां पर ये लोग मैनेज कर पाएंगे। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 11 पर मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग पे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार चर्चा करी है। अब यहां पर कुछ चुनौतियों के बारे में इस आर्टिकल में निकला हुआ है। देखिए
क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक कोई नॉर्मल कंप्यूटर होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर हमारे पास जो डेस्कटॉप या लैपटॉप होते हैं, तो आपको पता होगा कि नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी अप्रोच पे काम करते हैं, यानी कि 0 और 1 पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। जब हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं ना, तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स पे काम करते हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये 0 या 1 पे ही काम करेगा, ये एट ए टाइम, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एट ए टाइम ये 0 और 1 एक साथ हो सकता है, ठीक है, या 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है उसको भी ये मेजर कर सकता है, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो ऑफ होंगे या ऑन होंगे। देखिए एक बेसिक से उदाहरण से आपको बताता हूं। आपके घर में फैन लगे होंगे, ठीक है, लाइट्स लगी होंगी, तो आप इन सब को कंट्रोल कैसे करते हो, स्विच से। स्विच को अगर ऑफ कर दोगे तो फैन ऑफ हो जाएगा, स्विच को ऑन कर दोगे तो जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। बट यहां पर देखो क्या होता है, जैसे पंखे की बात करें या एसी की बात करें, तो इनकी खास बात क्या होती है, ये ऑन और ऑफ के बीच में भी चलते हैं। यानी कि अब मान लो कि ऐसा नहीं होता, तो पंखे को अगर थोड़ी आपको ठंड लग रही है तो आप क्या करोगे, आप रेगुलेटर से पंखे को धीरे कर लेते हो, ठीक है। अगर 0 और 1 की सिचुएशन होती तो पूरी तरीके से पंखे को आपको बंद करना पड़ता। या तो पंखा चलेगा 5 नंबर पे यानी कि फुल स्पीड में, या वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं होता है। तो जो फैन होते हैं, जो एसीज होते हैं, वो क्या है, वो बीच में भी काम करते हैं। सेम एज इट इज जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है ना, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप कंप्यूटर देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। अब ये देख के आपको लग रहा होगा इसमें स्क्रीन कहाँ है, सीपीयू कहाँ है, माउस वगैरह कहाँ है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक्स है। हमें पता है दुनिया में सब चीजें परमाणुओं से मिलकर बनी है, और इसको भी अगर आप तोड़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो जब हम लोग एक्स की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अपने क्लासिकल कंप्यूटर्स की, यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर्स की। इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि बात करी जाती है सब एटॉमिक लेवल पर, ठीक है। जब आप सब एटॉमिक लेवल पर यानी कि उप परमाणु स्तर पर पदार्थ को समझने का प्रयास करते हो, तो आप बात करते हो क्वांटम कंप्यूटिंग की। आप किसी पदार्थ को ऊपरी तौर पे, उसकी ऊपरी सतह की तौर पे बात करते हैं, तो आप बात करते हैं नॉर्मल तरीकों की। जब उस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है, जब उन कणों के आधार पर इस पदार्थ की व्याख्या करते हैं, तब बात करते हैं आप सब एटॉमिक लेवल की। और इस व्याख्या करने पर ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। 3 चीजें याद रखिएगा क्वांटम कंप्यूटिंग में। एक होती है सुपरपोजिशन, एक होती है एंटेंगलमेंट, और तीसरी होती है इंटरफेरेंस। देखिए सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं या तो वो 0 पे काम करते हैं या 1 पे काम करते हैं। बट जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर होगा ना, वो एक साथ, एक ही बार में 0 और 1 एक साथ इसी अवस्था में रह सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, ये मान लो एक वृत्त है, तो वृत्त में मान लो ये है 0 और ये है 1, तो या तो ये सिरा आपको दिखेगा या ये सिरा दिखेगा। बट क्वांटम कंप्यूटिंग में इधर बीच की कोई भी पोजीशन आप उठा लो तो इस पर आप काम कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं सुपर पोजीशन। एक ही बार में, एक ही टाइम पर कई स्थितियां हो सकती हैं। एंटेंगलमेंट क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक ही पदार्थ है, ठीक है, उसको आपने, उसके हम लोग यहां पर ना सब जो बात कर रहे हैं वो सब एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है, पदार्थ के ऊपरी सतह पर ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, पदार्थ के लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। ये पदार्थ को और विभक्त करा गया उप परमाणुओं में, ये उसके लेवल की बातें हो रही हैं। तो मान लो उप परमाणु पे ना एक ही पदार्थ का, एक यहां पर उसका उप परमाणु है और दूसरा परमाणु यहां है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। अगर तुम इसकी स्थिति में कुछ चेंज करोगे तो ये चेंज ना अपने आप y की स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि y और x क्या थे, एक ही पदार्थ का हिस्सा थे, परंतु भले ही अलग अलग रखे हो, एक ये धरती पर रखो, एक चंद्रमा पर रखो, इसमें अगर कोई चेंजमेंट हुआ तो वही चेंजमेंट इसमें भी हो जाएगा। आपको याद होगा नोबेल प्राइज भी इसी टॉपिक पर मिला हुआ है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि दोनों पास हैं कि दूर हैं, कितनी भी दूर होंगे, तो एक में अगर आपने कोई भी चेंज करा तो वो चेंज दूसरे में भी होगा। अब देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, लॉजिक की बात करें, ठीक है, तो अभी कहता है कि मान लो एक कण जो है वो कोई यूपी में है, ठीक है, तो वो यूपी में ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो एमपी में आ जाएगा। कहने का मतलब है जो भी प्राथमिक कण होते हैं, ठीक है, वो किसी भी समय पर एक ही स्थान पर रहेंगे। परंतु क्वांटम कंप्यूटिंग ने इस कॉन्सेप्ट को भी फेल कर दिया। एक ही कण एक ही समय पर दो विभिन्न विभिन्न स्थानों में रह सकता है, वहां पर उसकी उपस्थिति को दर्ज कराया जा सकता है, ठीक है। अब ये इसकी इमेज हो सकती है, ये कण सेल्फ हो सकता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको यहां पर याद रखने होंगे।
ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के। 2020 के बजट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखिएगा, NMQTA नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अगले 5 वर्षों के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए थे क्वांटम कंप्यूटिंग को भारत के अंदर डेवलप करने के लिए। ऐसा करने के बाद जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग भारत में पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी, हम तीसरे देश ऐसे हो जाएंगे। अब बेसिकली इन सारी क्वांटम कंप्यूटिंग्स का हम लोग यूज कहां कहां पे कर सकते हैं? देखिए, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, एक चीज और मैं आपको बता दूं, सुपर कंप्यूटर भी हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स में आते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में नहीं आते हैं। तो सोच के देखिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो सुपर कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो संचार होता है उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में, क्रिप्टोग्राफी में, इमेजिंग में, वेदर को प्रेडिक्ट करने में। अब सुपर कंप्यूटर जो प्रेडिक्शन करेगा, तो क्वांटम कंप्यूटर और भी सटीकता से प्रेडिक्शन करेगा और जल्दी करेगा। इसी तरीके से जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, शिक्षा में, इन सारी जगह पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके एप्लीकेशंस की, बट इसके साथ साथ चुनौतियां क्या यहां पर सामने आती हैं? तो सबसे पहली चुनौती यहां पर आती है भारत के सामने, वो है निवेश की। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग यहां पर बनाना पड़ेगा, इतने ज्यादा हाई स्पीड के कंप्यूटर्स की यहां पर आवश्यकता होगी, तो उसके लिए फंडिंग बहुत ज्यादा लगेगी। उसी के साथ साथ हमें संसाधन भी चाहिए। अब वो संसाधन कैसे हो सकते हैं? कौशल संसाधन, यानी कि हमें पहले यहां पर व्यक्तियों को भारत में ट्रेंड करना पड़ेगा, इस कंप्यूटिंग को समझना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा, और हमें ऐसे कौशल विकास इसके एरिया में करना पड़ेगा। दूसरा यहां पर चुनौती इस आर्टिकल में लिखी हुई है कि देखिए, ये क्वांटम कंप्यूटिंग में ना जो सुपर पोजिशन वाली चीज होती है, हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वेरी लो टेम्परेचर उत्पन्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास संसाधन होने चाहिए। दूसरा देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो हमें सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती है, जैसे हम लोग इसमें वेब सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, तो इसी के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि उस सिक्योरिटी तक पहुंचने के लिए, अब कोई मान लीजिए हैकर क्वांटम कंप्यूटिंग के मैसेजेस को पढ़ने का प्रयास करता है, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ एल्गोरिथम ऐसी बनाई होंगी, तो उसके एल्गोरिथम के अगेंस्ट में हम क्वांटम कंप्यूटिंग को कैसे डिजाइन कर सकते हैं? क्या इस क्वांटम में जो क्यूबिट्स यूज होती हैं, इनकी भी डुप्लीकेसी हो सकती है, इनकी भी मिमिक्स तैयार हो सकती हैं? इन सब चीजों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, आज आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। यहां पर मेरे को बताइए, सर्वावैक ये क्या है? और दूसरा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द बैपोर उरु, एक हिंट आपको देता हूं, जीआई टैग से संबंधित है। मेरे को बताइए ये कहां पर और क्यों फेमस है? अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? इस दिशा में इसके संभावित अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस, और राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोगों पर मिशन के महत्व पर चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में विद्रोह के कारण क्या है? इनका आपको विश्लेषण करना है। तो दोनों ही प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सत्र आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।